अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। और आज हम बात करेंगे इसराइल के जो ईरान पर हमले हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब, आमर अली साहब होंगे गुडविल एम्बेसडर चाइना से, और काशिफ बशीर खान साहब और फराज फारूकी साहब। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त आलम इस्लाम बड़े दुख के साथ ये चीज़ों को सुन और देख रहा है कि इसराइल एक ऐसा अमेरिका का गमाश्ता जो ईरान के ऊपर आज सुबह 3 बजे ऐसा उन्होंने 200 तैयारों के साथ हमला किया है, और उनकी जो एटॉमिक इंस्टॉलेशन और उनके आर्मी चीफ और दूसरे इसके अलावा पासदारान मिल्लत, और उसके बाद आप देखें कि एटमी जो सरबराह हैं उनको भी शहीद कर दिया गया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जैसे पूरे आलम इस्लाम, जिसको हम आलम इस्लाम तो कहते हैं, लेकिन अगर आलम इस्लाम होता तो इस वक्त ये काम अव्वल तो होता ही ना, अगर होता तो फिर लेने के देने पड़ जाते। इसराइल के ये जहाज़ आए कहाँ से? इन्होंने 2000 किलोमीटर का फासला किन किन मुल्कों से गुजर के ईरान में पहुँचे, और वापस में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रीफ्यूलिंग कहाँ से की। शर्मनाक बात यह है कि अमेरिका, जिसको हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अमन के पैगाम्बर हैं, जब इंडिया के को हमने जवाब दिया और इंडिया को लेने के देने पड़ गया, और आपने देखा कि उनके 6 जो मेन जहाज़ थे उनमें राफेल भी शामिल थे, जब हमने गिराए और तकरीबन 36 पॉइंट्स के ऊपर उनकी इंस्टॉलेशन पर हमले किए, तो फिर सदर ट्रंप ने जंग रखवा दी, जिसका क्रेडिट हम उन्हें देते हैं। लेकिन उसमें भी अभी ये था कि यूनाइटेड नेशन की जो आर्टिकल 51 है उसके तहत रिटेलिएशन का हक पाकिस्तान को अब भी मौजूद है। उस वक्त हमने रिटेलिएशन नहीं किया था, हमने सिर्फ रोका था डिफेंस के तौर पर। अब उसी के तनाज़र में आप कह सकते हैं कि उसी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो सदर ट्रंप का बयान है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो हम इसराइल के साथ होंगे। दुनिया बेइंसाफों से भरी हुई है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसराइल बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि अब ईरान जो है वो एटमी हमले के काबिल नहीं रहा, और हमले हम जारी रखेंगे और एटमी मुल्क नहीं बनने देंगे। इसमें देखेंगे कि चाइना का इसमें क्या किरदार है। क्या ये जंग का आखिरी पड़ाव रूस हो सकता है, और फिर आप देखें पाकिस्तानी क़यादत शायद अमेरिका में इस वक्त जाने वाली है, फील्ड मार्शल साहब भी जहाँ जाएंगे। इस शाको सबाब में, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान इन हालात से कैसे निपटता है, या अमेरिका को कैसे खुश रख सकता है या नाराज़ कर सकता है, या ईरान का हम कैसे साथ दे सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने इंट्रो सुना, जवाब दीजिए। सवाल तो आपने सुन लिया। ईरान का जो इसराइल का जो ईरान पे हमला है, उस बेचारे इसराइल ने तो हमला कर दिया। वो तो बड़े अरसे से एक जो है वो थ्रेट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, लोग बातचीत भी कर रहे थे। अमेरिका ने एक जो है सफारतकारी भी शुरू की हुई थी, और उसके जो एडवाइजर है ट्रम्प का विटकॉफ, वो बिल भी रहा था। अभी परसों भी गालिबन उन्होंने एक ओमान में मीटिंग रखी हुई थी। तो ये तमाम चीजें अमेरिका एक तरफ से कर रहा था कि ताकि ईरान को इस बात पे लेके आना चाहते हैं कि न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट न करे। लेकिन अमेरिका हमेशा दोगली गेम खेलता है, आपको पता है। वो सबसे बड़ा दुनिया में जो हिपोक्रेटिक लीडरशिप है, झूठ, नफाक, नफरत मुसलमानों से, वो सबसे बड़ी गंदी लीडरशिप जो है वो अमेरिकन लीडरशिप के नेतन्याहू, ये मोदी जैसे लोग हैं, एंटी मुस्लिम एनिमोसिटी लेके जो वो चलते हैं। और वो पूरी का पूरा, आपको पता है ट्रम्प के पहले टेन्योर में जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उसने कहा था कि ईरान इज द एक्सिस ऑफ ईविल। वो तो पहले टेन्योर में हमला करना चाहते थे ईरान पे, लेकिन उससे वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर बाइडन ने आके एक डील भी की। तो अब जो कुछ हो रहा है वो तो इसराइल ने तो वो करना था, वो 200 जहाज। लेकिन ये जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो खबरें ट्रिकल ऑन करके आ रही हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे चीजें एडजस्ट कर रही हैं, उसमें तो ये भी हो रहा है कि जी इसराइली कमांडोज जो हैं, ये इसराइली मोसाद के एजेंट्स हैं, वो पहले ही ईरान के अंदर दाखिल हो गए थे, और उन्होंने मुख्तलिफ नहीं, लेकिन ये तो खबर है बाकायदा, मैंने पढ़ी है, तो उसमें ये है कि मोसाद की वहाँ हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन मौजूद था और ईरान की सरजमीन पर था।
जी मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चले मैं तो फिर ईरान की इंटेलिजेंस, इसका मतलब कि कोई वहाँ कोई लूप होल्स हैं, यानी उस कैपेसिटी पर को मैयर नहीं कर रही वो। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि चले इसराइल ने तो हमला करना था, लेकिन ईरान के अंदर जो चीजें हुई हैं और ईरान को के जिस तरह साइंटिस्ट जो हैं उनको अटैक किया गया है, बेडरूम में अटैक किया गया है, उनके जो लीडर्स को टारगेट किया गया है, साफ जाहिर है उसकी लोकेशन किसी ने तो कन्वे की होगी ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इस थ्रेट की वजह से बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो मोबाइल कैरी नहीं करते हैं, जो अपने ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन कैरी नहीं करते हैं, और अगर कैरी करते हैं तो उसको अपना मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ते हैं। तो ईरान को तो पता था ना कि इजराइल हमला करेगा। ये जो कोई तबाही हुई है, चलो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो तबाही हो गई क्योंकि उनका जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा, ये मैं सवाल, जाहिर है आपने बात कर दिया तो तब पूछ लेता हूँ, वरना मैं सवाल ये पूछना नहीं था। इसका मतलब ईरान को जो बयान दिया है कि इसराइल ने भी दिया है कि हम ईरानी अवाम के साथ हैं, क्या ये उस जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि आयतुल्लाह खमीनी की जो आगे विरासत या मिरास चल रही है, वहाँ आप देखा कि भी एक बाकायदा मजहबी एक सुप्रीम कमांडर हैं उस मुल्क में होते हैं, एक तरफ अवाम वो मॉडरेट ईरान एक ज़माने में शाह ईरान का था, क्या ये इस पर अंदर से कोई ऐसी तहरीक ने उसके साथ गठजोड़ कर लिया है, या कोई ख़तरा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग तो हैं जो यानी इस नैरेटिव इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और अंदरून खाना ईरान की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं? अगर आप मुझे थोड़ी सी अपनी बात मुकम्मल कर लेने में शायद आपको सवाल की ऐसे जरूरत ना हो, और ठीक है, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था जो आपने दरमियान में कहा कि चले मान हमें दो चीजों पे गौर करना है ना। एक चीज है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, 200 जहाजों से किया, 300 जहाजों से किया, जो भी है वो तो चूंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा किया गया या नाकारा हो गया, वैसे उनके पास इतना इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है भी नहीं। दूसरा, उनके पास इतनी इफेक्टिव एयरफोर्स भी नहीं है कि वो जाके जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट थे स्काईज में उसका मुकाबला कर सकती, क्योंकि उनके पास जो भी जहाज है वो MiG-29 हो गए, 30 वो है, 14 हो गए, 40 वो है, Chengdu J7 है, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान के इजराइल के वो ऊपर जाते तो वो इजराइल उनको गिरा देना था। बात यहाँ जो सवाल जो पैदा होता है वही है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था और आप उसको सवाल आप उठा रहे थे कि वो कौन लोग थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुसैद, अब ये मुसैद खाली नहीं है, इसके अंदर CIA पूरी तरह शामिल है। ठीक है। कौन वो नेटवर्क था जो वहां काम कर रहा था, और उस नेटवर्क का ताल्लुक जो है ईरान के अपने जो बाशिंदे हैं, ईरान के अंदर जो ईरानियन रह रहे हैं उनके खिलाफ है, और वो ग्रुप है जो ईरान में जितनी भी रिलीजियस लीडरशिप है उसको अपोज करता है। वो सिर्फ ईरान के अंदर नहीं मौजूद, वो उनके बाहर के जो ममालिक में रह रहे हैं, जो एक्साइल में जो लोग रह रहे हैं, जो ईरान छोड़ के गए हैं, उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं CIA से और मुसैद से, और बड़े अरसे से वो एक पूरा नेटवर्क है जो मुसैद और CIA के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ एक तो बात ये है कि ये सोचने की जरूरत है कि इतनी बड़ी केयरलेसनेस, इतनी बड़ी कैजुअलनेस, इतना बड़ा बेवकूफी, इतनी बड़ी स्टूपिडिटी ईरान की लीडरशिप से, जो अपने आप को हजारों साल की लीडरशिप काउंट करती है कि आपको पता था कि इजराइल ने हमला करना है, तो कम से कम आप अपने उन साइंसदानों को प्रोटेक्ट करते, अपने आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करते, और उसके लिए बहुत सारे तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते। एक तो ये टोटल इजराइल, ये टोटल ईरान का फेलियर है एज ए हुकूमत। अब वो पावे बढ़ के मारते रहे कि जी हम ये कर देंगे और फतह कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी बढ़के तक रहेंगी। दूसरी चीज ये है कि हमें जो और जो दुख की बात है इकबाल साहब, सबसे बड़ी अटैक तो दुख की बात है ही कि वो जो जहाज जिन्होंने फ्लाई किया उन्होंने रूट क्या लिया है, वो वेस्ट बैंक से आए होंगे ना, जॉर्डन के ऊपर से गुजरे, जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस खोल दी, उसके बाद वो ये अपना इराक की तरफ आए, इराक में पता है अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ना, कोई चीज ऐसी मौजूद है, वो सीरिया के ऊपर से गुजरे, फिर वो सऊदी अरब के ऊपर से भी गुजरे होंगे, मिड एयर रिफ्यूलिंग भी उन्होंने की होगी जो उनको अमेरिका ने जगह प्रोवाइड की होगी। तो बात ये है कि ये जो थप्पड़ है, ये जो पिटाई है, इसलिए होनी थी कि हमारे मुसलमान ममालिक बिक चुके हैं, कुत्तों की तरह बिक चुके हैं, वो मतलब है जानवरों की तरह बिक चुके हैं, वो यहूदियों के ज्यादा नजदीक है, वो यहूदी औरतों को अपने पहलू में रख के दुनिया को तबाह करवाना चाहते,
और ये उनके ऊपर भी अभी अटैक आएगा। अभी वो तमाम ममालिक जिन्होंने यहूदियों से ताल्लुकात कायम किए हुए, जो उनको वीजा फ्री सर्विस दे रहे हैं, सबके ऊपर ये थप्पड़ लगेगा, सबके स्ट्रक्चर तबाह होंगे। आप देखते जाइएगा ये जंग जिस वक्त फैलती है उस वक्त कोई बचेगा नहीं। जिसने यहूदी को गले लगाया है, नेतन्याहू को गले लगाया है, ये इजराइल के मुसैद को अपने अंदर जगह दिया, वो बचेगा नहीं। असल में आज जो सोचने की बात है, ब्रिगेडियर साहब, तो हो गया, सोचने की बात है कि ईरान क्यों फेल हुआ। ब्रिगेडियर साहब, हजारों साल की डायनेस्टी है वहां पे। ब्रिगेडियर साहब, आप ना गुफ्तगू में एक ह्यूमन एरर भी होता है, जाहिर है कि हमें सदमा भी है, उसमें जो लफ्ज कुत्ते निकल गए उसे हज़फ कर दें। चेक करूंगा, अब मैं ईरान के साइंसदानों को मारूंगा, मैं ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को मारूंगा। तो इकबाल भाई ये बताइए कि ईरान की हुकूमत सो रही थी? उनको ये एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको ये एहसास नहीं था कि क्या होगा, क्या उनकी इंटेलिजेंस जो वो टोटल फेलियर है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो उसके अंदर इतने सारे मोल्स मौजूद हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं जो मुसैद और CIA के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है जब मुसद्दक की गवर्नमेंट को हटाया गया था और शाह पहलवी को लेके आया था, उस वक्त यूनाइटेड अपना UK की जो अपना MI6 थी और CIA ने मिल के ईरान की फौज के अंदर जो अफसर थे उनको पैसे पे किए थे, खरीदा था और उनके जरिए उन्होंने जो है वो मुसद्दक का तख्ता उलटवाया था। तो ये तो हिस्ट्री मौजूद है ना ईरान के अंदर। तो यहाँ आपका मेरा प्रोग्राम और भी है, नेक्स्ट बताइए कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जंग जो है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जारी रहेगी? ये जो जंग मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट जो निकलना था मेरी नजर में वो निकल गया है। अभी ईरान बढ़ के मारता रहेगा आने वाले दिनों में। ईरान अब एटमी जो सलाहियत है वो खो चुका है या अभी उसमें अनप्रसिद्ध रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल ईरान ने अभी अपनी सलाहियत खोई नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ और वो ये है कि इस क्लाउड के अंदर ईरान ने जो कैपेबिलिटी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और न्यूक्लियर बॉम्ब या अपना कैपेसिटी के लिए हासिल की है, वो उसका जो है वो तजर्बा कर गुजरे। अगर वो तजर्बा कर गुजरेगा और दुनिया को ये बताएगा कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना लिया है, जिसकी रिपोर्ट्स ये हैं कि वो उसके बड़े करीब हैं, तो उस वक्त एक एडवांटेजियस पोजीशन पे ईरान जाके खड़ा होगा। अदरवाइज अमेरिका ने, आपने खुद ही कोट किया अपने इंट्रोडक्शन में कि ट्रंप ने कह दिया कि जी अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। और आपने देख लिया, आपकी नजरों के सामने से गुजरा है गजा में क्या हुआ है, गजा में किस तरह एथनिक क्लीनिंग की गई है, गजा के अंदर किस तरह जेनोसाइड किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किस तरह कहा कि जी नेतन्याहू जो है वो वॉर क्रिमिनल है, लेकिन क्या किसी मुल्क ने उसके ऊपर एक्शन लिया? कोई भी पाकिस्तान, कोई भी मुसलमान मुल्क बोला? किसी के मुंह से ये निकला कि नेतन्याहू को जाके पकड़ो? तो जब मुसलमान ही बिक गए हैं भाईजान, जब हम खुद बिकाऊ लोग हैं, हम बिक चुके हैं, अब जाके उनकी गोद में बैठे हुए हैं, हम अमेरिका को जो है वो तोहफे देते हैं, हम अमेरिका से अपना बादशाहत को बचाने के लिए हम उनसे पैसे लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे कहते हैं हमें सिक्योर करो। तो जब ये चीज होगी तो ये तो बहुत अच्छे पहले रसूल करीम की जो ने भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि आदमियों अपना मुसलमान बहुत होंगे लेकिन वो रिटेलिएट करने की कुव्वत नहीं रखते होंगे। तो आज वो जो नजारा है वो आपको साथ के बाद की इजराइल ने 200 जहाज से चलो लेके किया। इकबाल भाई, जो लोग अंदर मौजूद थे जिन्होंने अंदर से होके ड्रोन बना के टारगेट किया है ईरान की लीडरशिप को, इससे बड़ा थप्पड़ ईरान के ऊपर कोई लगा सकता है? तो ये जितने मुल्ले वहां बैठे हुए हैं, जितने मुसलमान जितने उनके लीडर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे थे? वो क्या सिर्फ यही है कि जी आप एक क्लर्जी के तौर पे चीजों को चलते वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी सैड। आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फराज साहब, एक तो ये है कि आप देख रहे हैं ये सिचुएशन जी, एक तो ये है कि जब आप बात करते हैं तो उसमें कोई जज्बात में ह्यूमन एरर है। ब्रिगेडियर साहब बड़े सोबर आदमी हैं, हमेशा उन्होंने बड़ी नपी बात की है, जज्बात में उन्होंने मसलन एक बात की है तो हमारा उस बात से मुत्तफिक नहीं है जी। तो बताइए, ईरान में जो नई ब्रिगेडियर साहब बातें जो की हैं, कमाल की हैं जी, जो हम डरते नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर जी गद्दार पैदा हो चुके हैं। इकबाल साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पीछे चले जाएं आप, मतलब हानिया वाला वाक़या देख लें, उससे पहले ईरानी सदर का वो तैयारा हेलीकॉप्टर जो है वो एक हादसे में मतलब वो जाँ हक हो जाते हैं। ये मुसलसल वाक़यात होते चले आ रहे हैं। एक तो ईरान को इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है
कि जो हाई अप्स हैं वो तो एक दांत दिखाने या निकलवाने के लिए ईरान पर आम किस डॉक्टर तरह के पास नहीं किस जाते। बरते पर, यानी ये इंडिया से तल्लुकात बनाता रहा है, पाकिस्तान को इग्नोर करता रहा, पाकिस्तान पर अटैक भी हुआ था, पाकिस्तान रिटेलिएट भी किया था। जी पाकिस्तान उन्हें इस वक्त सख्त शदीद मुआशी मुश्किलात में है। उनमें आयल जो है वो लीगली तौर पर हम वो हमें दे सकते हैं, तो नहीं देते, स्मगलिंग के बेशक आता है। तो अच्छा साथी तो हम हैं, लेकिन ईरान उस तरीके के साथ शायद हमारे साथ वो मजबूरियाँ होंगी। यकीनन इकबाल साहब, ऑयल वाली जो आपने बात की है, ये अभी 2 साल पहले ईरानियन कॉन्सुलेट के एक प्रोग्राम में मैं मौजूद था, तो ईरानी कॉन्सुलेट लाहौर में जो हैं वो फरमा रहे थे कि ईरान ने अपनी सरहद तक ताफ्तान बॉर्डर पे ऑयल की एक पाइपलाइन, गैस की लाइन ये बिछा दी हुई है। अब पाकिस्तान की मर्ज़ी है 15 रुपये लीटर हमसे पेट्रोल डीजल ले लें या ना लें, हमारी हदूद तक हमने तो पाइपलाइन। ये तो सुना दी हुई है, ये उनका क्लिप भी बड़ा उन्होंने हम पर केस भी किया हुआ पाइपलाइन का, जी। वो कितने $1 बिलियन का है जी, कि आप ने हमारे मुआहदा जो 2 तरफा हुआ था उस पर वायलेशन आपने की। जी। अब इसमें जो सबसे लम्हा फिक्रिया है कि जंग पर रहते हैं आज जरा। जी, जंग पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस आज के जो वाक़या में देखा जाए कि एक जगह पे आर्मी चीफ मौजूद है, उसी जगह पे पासदारान इनकलाब के हेड हैं और तहरीक उनकी जो ख़त्म नबूवत का है उनके भी हेड मौजूद हैं। वहीं पे 5 एटॉमिक साइंटिस्ट मौजूद हैं, एटमी साइंसदान मौजूद हैं, और ये 8 लोग शहीद हो गए हैं। पूरी दुनिया में आप आर्मी का मैनुअल देखें, एक जहाज में 2 जनरल सफ़र नहीं कर सकते। एक जहाज में, एक हेलीकॉप्टर में 2 जनरल बैक वक्त सफर नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट बाद वेलकम कर लो अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया। तो जरा फराज साहब बात कर लें, तो फिर छोटी सी ब्रेक है हमारी, फिर आप कंप्रीहेंसिव ताकि आप अपना नोट दे सकें। इस पे ईरान को गौर करना चाहिए कि क्या ये ह्यूमन स्पाइस, ह्यूमन क्या, 2 तो सिस्टम वहाँ चल रहे हैं जी। एक आप देखें कि मॉडरेट ईरान, शाह ईरान का, तो फौरी तौर पर अयतुल्लाह खमीनी का ईरान। अब वहाँ जो जिस तरह तो यूरोप ने बहुत पुराना कलीसा है और छोड़ दिया हुआ है, आपने देखा पोप को, यहाँ यानी मजहबी सुप्रीम कमांडर हैं। और अभी हम तजिया ले रहे थे ब्रिगेडियर साहब का, वो कहते हैं उनके पास तैयारे सही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है जी। तो मसला तो यह है कि फिर ये दो निज़ाम वहाँ चल रहे हैं, तो ये इसको तो फिर क्या किया जा सकता, कमज़ोर ही रहना। देखिए, ईरान में जो है ना पासदारान इनकलाब, ये 80% से भी ज़्यादा जो है ना ये डोमिनेट करते हैं पूरी स्टेट को, पूरी ईरानी रियासत को। वो जो दूसरा ग्रुप है ना वो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जासूसी के लिए तो इक्का दुक्का 1-2 बंदों की ही ज़रूरत होती है। आज के वाक़या में अगर देखें तो ये कोई इंसानी जासूसी नहीं हुई है, ये टेक्नोलॉजी की जासूसी है। आज के दौर में एक दांत अगर निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पे वो डिवाइस लगा देते हैं। अगर किसी का हार्ट का बाईपास का ऑपरेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ तो अंदर से बकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया गया है। जी जी, यहाँ पे आपके पास मोबाइल हैं, मोबाइल पे डिवाइस मौजूद है, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी मतलब जो है पूरी दुनिया में नजर आती है कि वो मतलब सिम को उन्होंने टारगेट करना, जहाँ पे सिम किसी चली जाएगी वो पीछे है जी। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं, आज हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ईरान इसराइल, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, इसराइल का ईरान पर हमला, उस पर उसके असरात इस वक्त जो चाइना पर कैसे होंगे, और क्या आखिरी पड़ाव जंग का रूस होगा। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आमिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं चाइना के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है। आमिर अली खान साहब, आपको ये बाकी तो चीज़ें पता है, तो मैराथन चल रही है और इसराइल का ईरान पर हमला, और टॉप ब्रास आर्मी चीफ से लेके एटमी साइंसदानों और पासदारान के जो कमांडर इन चीफ उनको भी शहीद कर दिया गया है, और हमले उन्होंने कहा कि जारी रहेंगे, और सदर ट्रंप ने कहा है कि रिटेलिएशन की सूरत में हम इसराइल के साथ हैं। लेकिन सवाल आपसे जो है रिलेटेड वो और है, वो ये है कि क्या बिहाइंड द कर्टन चाइना और अमेरिका अपने मफादात के तहत आपस में कंफर्टेबल है, और क्या आखिरी जो मैदान है रशिया होगा, क्योंकि आपके सामने जो जंग लगी हुई है इस वक्त, तो उसमें रूस कहीं नज़र नहीं आता। ईरान के पास वो कैपेसिटी भी नहीं है, उनका बहुत पुराने यानी जदीद सिस्टम उनके पास नहीं है, पुराने तैयारे हैं, और उसके अंदर से भी ये खबरें हैं कि अंदर से भी फैसिलिटेट हुआ है,
और जितनी तबाही हुई है, इस पर ज़रा बताइए। पहले तो इस पर बताइए, फिर चाइना का इसमें क्या रोल होगा, या चाइना खामोश रहेगा? चाइना के मफादात नहीं है चाह बहार में, चाइना यानी कंफर्टेबल है, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम चाइना के मफादात की बात करें तो वो चाह बाहर से ज्यादा उनके उन ऑयल डिवेल्स में है जहां से उन्होंने पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना है, जो उनकी एक मैसिव डील हुई है $475 बिलियन की फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। उनका ज्यादा इंटरेस्ट उस साइड पे रहेगा। लेकिन जब कोई मुल्क अपने लिए खुद खड़ा नहीं होता ना, तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता। देखिए इस वक्त रशिया बड़े बुरे तरीके से फंसा हुआ है, अभी वो निकल नहीं पाया, वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक सीरिया वाला मैटर जो है ना, वो किसी साइड पे जो है वो लगा है। आप इसके लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। एक वक्त था कि ईरान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था पूरे रीजन में, यानी सीरिया में भी वो था। तो शायद ईरान के जमाने की बात है जब मॉडरेट ईरान होता था। नहीं सर, वो तो थी, लेकिन अभी रिसेंटली भी आप देखें जब उसकी बशर अल असद की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, जॉर्डन तो एक अरसे से साइड पे है, और टर्की वाज नेवर अलाइंस फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स विद ईरान। तो ये देखिए, इन्होंने पहले तो अपने आप को पॉलिटिकली दूर किया, स्ट्रेटेजिकली दूर किया, और इस वक्त जो इम्पैक्ट आया है, ये इम्पैक्ट खाली ईरान तक नहीं रहेगा। आई थिंक पाकिस्तान नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। ये इंडिया के साथ मिलके इन्होंने जो कुछ किया था, जो ड्रोन्स आए थे, जो ड्रोन्स यहाँ पे फिरते रहे, जो गिर भी गए, हो सकता है ये हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को सबको जो है वो एक दफा देखने आए हों, उसको कैप्चर करने आए हों, इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स आने हों। नहीं हो क्या सकता है ये ऐसा ही था। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट दैट वीक। आप ये बात याद रखिएगा। देखिए आज से साल पहले जब ईरान ने हमला किया तेल अवीव पर, 200-250 जो ड्रोन्स भेजे, तो वो ड्रोन्स किस स्पीड वाले थे? वो 200-250 किलोमीटर वाली स्पीड वाले ड्रोन से, जिनको एक बुलेट के साथ फायर किया जा सकता है। तो आपने कोई उनकी फर्स्ट शील्ड, सेकंड शील्ड को तो डिस्टर्ब नहीं किया था। ईरान ने बातें बहुत की कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईरान तो इस वक्त भी जो उन्होंने 100 ड्रोन भेजा है इसराइल पर, वो तो कोई पहुंचा ही नहीं। सर वो तो ऐसे ड्रोन्स होते हैं कि वो जैसे DHL में भेजे जाते हैं ड्रोन्स, तो वो इस तरह तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपने अगर मुकाबला करना है तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर टेक्नोलॉजी। आप अपने अलाइज को साथ लेके चले। आपके इंटरनेशनल अलाइज कितने हैं, आपके डिप्लोमेटिक अलाइज कितने हैं, और ये हमला हो जाना, इतना टारगेटेड हमला हो जाना। देखिए सर, आजकल लोग कहते हैं ना कि कैसे भी हमला हो सकता है। GPS सिस्टम जो है वो विद इन 1.5 मीटर की रेंज में 1.5 टारगेट कर सकता है। तो इतना जब पक्का टारगेट हो, इतना कुछ हो, और फैसिलिटेटर मौजूद हो, तो फिर तो ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं ये हमारे खास बात ये है, फिर तो सदर ट्रंप का वो मशवरा ठीक था कि अगर आदमी लड़ाई में वो ताकत नहीं है तो फिर यानी थोड़ी देर के लिए एक अपने गले में मुसीबत, जो उन्होंने कहा जी हम एटमी मुल्क बनना चाहते हैं, यूरेनियम में साफ करेंगे, तो कैपेसिटी थी नहीं, तो अपने को एक्सपोज किया गया। देखिए एक बात अगर सच्ची कोई समझे तो वो ये भी है कि सिस्टम्स एक्सपोज हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे वॉरफेयर और बहुत सारे सिस्टम्स एक्सपोज हो गए हैं। ये 10 मई के बाद ये अगला एक सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया की वॉरफेयर को एक दोबारा एक केस स्टडी केस दे दिया। इसमें फिर इसमें बाहर जो हार्डवेयर हैं, जो यानी पूरी दुनिया की मार्केट में आपने देखा कि जहाज राफेल का गिरना, और फिर एक जहाज इंडिया में जो गिरा वो वैसे मुसाफिर प्यारा था। यानी चाइना की जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑथेंटिक गिनी जा रही है, और पाकिस्तान के पास भी उनके साथ मिलके कोलिशन के या इंडिपेंडेंटली स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हाँ जी, ये कोई जैसे लोगों ने कहा ना 4-5 घंटे की जंग पाकिस्तान ने जीत ली, ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान अगर J-10 की ट्रेनिंग ले रहा था तो इट हैव बीन ऑलरेडी मोर देन 24 मंथ्स कि जहां पे पाकिस्तान जो है वो J-10C की ट्रेनिंग ले रहा था। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। बट इस सारे मामले में अगर इकबाल शाहिद साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात कहूंगा कि वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा। और हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमला अगर ये चीजें ये इस तरह टारगेट ईरान तक की गई हैं, क्योंकि इसराइल तो एक मतलब ये एक स्टेट ही ऐसी है कि जो बदमाशी के जोर पे बनी है, वो तो किसी इंटरनेशनल सिस्टम को मानते ही नहीं है। अगर कोई उनके साथ हेल्प करने ईरान के साथ आ भी जाता है, अभी आप देखिएगा कि यही जब करारदाद जब जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल में तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। ऐसा ही है। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट इज दैट इसराइल वांट टू डोमिनेट। ये तो बड़ा नुकसान हो गया। यानी आप देखें कि ईरान की वो ताकत जो है जो दुनिया को अभी तक ये इसकी कमजोरी का पता नहीं चला था। और दूसरा, हमारा जो मिडिल ईस्ट है खासकर सऊदी अरब के साथ उनके कभी भी तल्लुकात कंफर्टेबल नहीं रहे, तो अब बार्गेनिंग पावर तो मजीद वीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बार्गेनिंग पावर, सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी पावर का एक्सपोज हो जाना, और ईरान की इस एक एफर्ट से ईरान एक्सपोज हो गया है, जो कि सबसे बड़ी जो एक बुराई है वो ये चीज की है कि ईरान की मिलिट्री पावर इफ ही डोंट रिटेलिएट, और रिटेलिएट करना देखिए अमर साहब अब तो मुझे ये लग रहा है, अब तो मुझे ये लग रहा है कि चाइना और अमेरिका ये अपने अपने फील्ड में कंफर्टेबल भी हैं और शायद बिहाइंड द कर्टन ये एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो लास्ट जो रूस में पुरटन के बाद कोई कद्दावर शख्सियत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो लड़ाई का आखिरी मोर्चा है वो रूस को देख रहे हैं आप। सर देखिए, रूस इस वक्त बुरे तरीके से फंसा हुआ है, और जब तक वो अपने यूक्रेन वाले मैटर्स को सेटल नहीं कर लेता वो एक फ्रंट और नहीं खोलेगा। और ये इस वक्त एक फ्रंट और खोलने वाली बात है, ये इसराइल नहीं है, इट इज नॉट इसराइल। इसराइल ऑलवेज बैक्ड बाय द अमेरिका। सो आप ये ना कहें कि ये एक पूरी जो कार्रवाई हुई है इसमें इसराइल था। इट इज नॉट ओनली इसराइल, इट इज इसराइल एंड अमेरिका, स्ट्रेटेजिकली दे आर टुगेदर। वो मुज़ाकरा जो ओमान में हो रहे थे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक टाइम बाय कर रहे थे आप लोग। अमेरिका ने टाइम बाय किया, टाइम बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि हो सकता है छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक करें वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए। मशवरा तो फिर इसका मतलब बुरा नहीं था कि अगर आप इतनी अहलियत अभी हासिल नहीं कर सके तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल करें, लोग भी बच सकते थे, एक्सपोज भी ना। सर अब ईरान टेक्निकली बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं रहा, टेक्निकली वो बार्गेनिंग पोजीशन। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने रूस के मतलब बताया, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी फराज जी। इकबाल साहब, एक तो जो खबरें आ रही थी कि ये बताइए कि मैं सुना ये था कि मैं कल देख रहा था कि अगर उन्होंने इसराइल ने एटॉमिक प्लांट्स पर हमला किया और उनके वो जो मेन साइंसदानों को भी शहीद किया है, तो ताबकारी असरात का जायज़ा ले रही थी। आइए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ईरान के 5 एटमी साइंसदान जो हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, अराक्ची साहब हैं, 5 साइंसदान उनके शहीद हो चुके हैं। ये तो खबर कंफर्म कर दी खुद ईरान ने। जबकि IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके सरबराह ने अभी कुछ देर पहले ये जो है ना स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ईरान के किसी भी एटमी रिएक्टर से कोई ताबकारी असरात खारिज नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो इसराइल ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान के 2 एटॉमिक एनर्जी जो रिएक्टर हैं वो तबाह कर दिए हैं या उन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। शायद उनके बॉम्ब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ बशीर का, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। बहुत शुक्रिया टाइम देने का काशिफ बशीर खान साहब। आप देखें कि ईरान के ऊपर इसराइल का हमला, ये अब सारा दिन मैराथन आपने देखा, टीवी पूरी दुनिया के टीवी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें सूरत हाल यह कि सदर ट्रंप ने मशवरा भी दिया था, जो मुज़ाकरा चल रहे थे, कि आप अभी यूरानियम अफसूदगी ना करें। अब जिस हमले के बाद
हमें तो बहुत दुख और सदमा है। लेकिन ये भी बात है कि ईरान अब बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं रहा। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। ये जो उनके ड्रोन जो दूसरे गए वो कभी शील्ड को तोड़ नहीं सके, वो हमले को रोक नहीं सके, और इस वक्त उनका नुकसान जितना हो गया कि अंदर से भी कोई फैसिलिटेटर मौजूद है जिनका वो पता नहीं कर सके। बताइए। देखिए, ये आप इसको जरा लिंक करें कि जब सद्दाम हुसैन था तो केमिकल जो उन्होंने कहा था जी वेपन्स है इनके पास, ठीक है जी, इस बेसिस के ऊपर वो ईरान में घुसे और फिर उनके जो वज़रा थे और उनके कमांडर्स थे वो ईदर बपकियां देते रहे। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 1980 में इसराइल ने ही उनका एटमी रिएक्टर तबाह किया था। तो ये एक अलमिया है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, और ये तो बल्कि परसों क्लियर हो गया था जब तमाम अरब ममालिक से अपने सफारती अमला अमेरिका ने वापस बुलवा लिया था। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि ईरान पर अगर इसराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान का बॉर्डर साथ है, वो क्या अफवाज पाकिस्तान ने उसको वहां पे अपने न्यूक्स वगैरह फिट कर लिए हैं। लेकिन खतरा हमें दोनों तरफ से है कि उधर से भी हम हिट हो सकते हैं और इंडिया दोबारा जो है स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया की तो मेरा कैपेसिटी रही नहीं। इंडिया कैसे कर सकता है जो जितने टारगेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुल हमने किया है 36 पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद उसकी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, तो 10-15 साल तो उठ ही नहीं सकेगा। नहीं, ये देखे ना जी, ये देखे इंडिया को, बहरहाल इंडिया के भी एक खित्ते के अंदर एक अपनी अहमियत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने उनको बिल्कुल कर दिया है, लेकिन जब आप ये देखें कि एक नेक्सस जो दिफाई पैक्ट हुआ ऐसे 10 साल हो गए तकरीबन इंडिया और इसराइल के दरमियान, तो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। असली दुश्मन है हमारा। तो ये नहीं है कि अगर हमने ड्रोन ऑपरेटर भी और ड्रोन खुद भी इसराइल के थे जिन्हें यानी आपने देखा इंटरसेप्ट हमने किया, बल्कि ईरान पर तो 2000 किलोमीटर तक मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरते हुए वो उनके जहाज आए 200 की तादाद में। इकबाल शाह साहब, ये जो इंटरनेशनल जो वॉर्स होती हैं इनमें आप देखें कि इनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है, क्योंकि इसराइल वहां पे डायरेक्ट वॉर कर रहा है, इधर वो पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्ट वॉर कर रहा था, ठीक है ना जी। पाकिस्तान तो के वहां पे इस वक्त आपने देखा कि उस तरह के मुखालफाना नहीं रहे। इस वक्त अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल जो वहाँ पहुँच गए हैं, तो जाहिर है हमारे तो लेकिन फील्ड मार्शल साहब एक प्राइवेट जो फंक्शन है उसमें गए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने उन्हें इनवाइट नहीं किया वहां की। ये तो एक उनकी 250 साल फौज की तकरीबात है, एक लोकल बशीर हमारा आनर तो है ना, वैसे तो नहीं किसी को बुलाता। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की मुलाकातों से हमारी सलामती को कोई, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसी ट्रंप की है उस तनाजर में हम ये मेरे ख्याल में हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटल फेलियर हो चुकी है। तो ये हमारे कमांडर इन चीफ तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, हमारे वजीर आज़म हर रोज किसी न किसी मुल्क में होते हैं, आपको नहीं पता लगता? नहीं, वो तो किसी और मकसद के लिए, वो तो देखिए जी जंग के लिए नहीं जाते हैं, वो तो मैं उसको कहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, क्योंकि ये कभी भी नहीं हुआ। रहते हैं कि मुझे बताइए ईरान में क्या, आप तो जरा हिस्टोरियन भी हैं, ईरान जो मॉडर्न ईरान था शाह ईरान के ज़माने में, उसके बाद आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक मजहबी रियासत का भी रूप धार चुके हैं वो। ये भी एक वजह है कि वहाँ जो 2-3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि साजिश कर ली गई है, लोगों को हायर भी कर लिया गया है कि अंदर से लोग इस तहरीक को शुरू भी कर सकते हैं कि ये जो, क्योंकि जब कहा गया कि हम ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो मतलब रजीम चेंज के मतलब भी तो जाहिर है ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप पिछले 1-2 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, हिजबुल्लाह के जो लोग यहाँ पे जिनकी हलाकतें हुई, शहादतें हुई, वो इनकी अपनी टेरिटरी में हुई, और उनको जाहिर है कि उसके फैसिलिटेटर इनके अपने ही लोग हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये सद्दाम हुसैन की जो भड़कें थी कि हम कब्रिस्तान बना देंगे अमेरिकन फौज का, इसी तरह का मुझे कुछ मामला नजर आ रहे हैं ईरान की। ये जाहिर है कि मतलब कोई बहुत बड़ी जंग की उम्मीद, रिएक्शन जो है, रिटेलिएशन जो है, वो ईरान से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ अगर इसराइल है तो उसकी मिथ से, उसकी माइट से इनकार नहीं हो सकता।
और उसके नहीं, वो तो पावर्ड अमेरिका बाय ने कह दिया यूएस। ना, अमेरिका ने कहा कि हालांकि चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत रिटेलिएट कर सकता है ईरान लीगली, लेकिन ट्रम्प जी, ने जी। कहा कि अगर करेगा तो हम इसराइल का साथ देंगे। देखे ना, ये वही पावर्ड बाय अमेरिका है ना जी। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल में सिचुएशन खत्ते की बहुत खतरनाक हो गई है, और हमारे लिए भी जरा मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी भी सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है। हमारी जो सपोर्ट है वो बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी फेलियर, उसके बाद जो अंदरूनी हालात 3 साल से हैं उसमें हमारे हुक्मरानों को भी जो है कोई इतनी फेवर कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं है। हमें अपने बॉर्डर्स को सील करना होगा। मुल्क में जो है, मैं फिर बार बार कहता हूं कि आपको पॉलिटिकल हार्मोनी लानी होगी, तमाम लीडरशिप को इंक्लूडिंग इमरान खान इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काजी बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी फराज, अब देखो सिचुएशन बदल रही है जी। कई दफ़ा होता यह है कि आप का एक भरम बना होता है, और ये भी है कि सदियों से हम हमेशा मानते हैं कि ईरान एक कौम है जी। और ज़रूरतमंद कौम है, एक ख़ास नज़रिए को फॉलो करते हैं। उनके लिए शहादत कोई आम ख़ास चीज़ नहीं है, आम चीज़ है, ज़ाहिर है। इसके बावजूद इस जंग ने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी एक्सपोज किया है। जी इकबाल साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है। अभी तक ईरान का कोई ऐसा बड़ा जवाब सामने नहीं आया। जो 100 ड्रोन का उन्होंने जवाबी वार किया, तो इस पर इसराइल का जो है मुख्तलिफ नुक़ात बयानात आए हैं, जिसमें इसराइलियन गवर्नमेंट एक तरफ मान रही है कि उनका काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ है और ज़्यादातर ड्रोन उन्होंने मार गिराए। अच्छा, लेकिन देखना ये भी चाहिए कि आज ये एक इसराइल ने हमला किया है, अब उसका जवाब जो बाकायदा बनता है, जो होना चाहिए, वो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि 2 दिन में 4 दिन में वो अपना जवाब दे। तो उसके मतलब तनाजुर में हमें वो देखते हुए ही कोई बात करनी चाहिए, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। हम अभी दुआ कुछ गो कहना यानी कबल ये कि अज़ वक्त होगा। ईरान जो है सदियों से मखसूस तारीख रखता है। नाज़रीन, सूरत इस वक्त सबके सामने है। पूरी दुनिया जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, लेकिन ग्लोबल विलेज से मुराद ये नहीं है कि सारे मुल्क ही इकट्ठे हो गए हैं। हर मुल्क का ये अपना अलग-अलग हिस्ट्री है, अलग-अलग उसके तरीक़ाकार है, अलग-अलग सॉवरेनिटी है। मुल्क वही ताकतवर है जो अंदरूनी तौर पर ताकतवर है, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, और फिर यह है कि बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो मुल्क चलने वाले हैं वही ताकतवर हैं। दुनिया में कोई मुल्क किसी का रिश्तेदार नहीं है। अब हमें इस तो ख़ास तौर पर उससे निकल आना चाहिए ख्वाब से कि हमारी कोई मदद ऐसे ही कर देगा। दुनिया कारोबार पर चल रही है, दुनिया के अपने मफादात, अपनी ज़रूरतें और अपने तकाज़े हैं। बेशक कोई शक नहीं है कि दुनिया में हमारे 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनको हम कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमें खुद ही मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूत कौम बनना पड़ेगा, एक अच्छी कौम बनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरान बनना पड़ेगा। पूरी कौम को इंटरफेथ हारमोनी के तौर पर इकट्ठा करना पड़ेगा, मईशत को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना पड़ेगा, हेल्थ, एजुकेशन। इस स्टेट को जब मजबूत होगी और इस मुल्क के नौजवान जो पूरी दुनिया में गए वो वापस आके इस मुल्क को संवारने के लिए कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त का जो सिचुएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये इसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट नज़र आता है। इस वक्त पाकिस्तान की अल्लाह ताला की ख़ास ग़ैबी मदद और हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास शफ़क़त के तहत आप देख रहे हैं जिस पाकिस्तान को कोई लोग कहते थे कि ये इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, और कुछ और मुल्क भी हमें उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक सिंबल के तौर पर उभरा है, जिसके लिए मैं समझता पाकिस्तानी कौम को और फ़ौज पाकिस्तान को हम ये अप्रिशिएट करते हैं। अपना नाज़रीन अहले खाना का ख्याल भी रखिएगा, और भरपूर तरीके से मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।